तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये पेपर है 5 दिसंबर 2021 का सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र पर हम लोग आज जो है पार्ट 4 की बात कर रहे हैं, है ना। और इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों से जो और भी प्रश्न हैं उन पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये प्रश्न नंबर जो है 77 नंबर का है क्वेश्चन पेपर में, जो 5 दिसंबर 2021 का है। और आप लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है और उसको सही सम्मिलित करना, मैंने आप लोगों को बताया भी है। अगर मैं आपसे बात करूँ उपचारात्मक मॉडल, तो किसको आप रिप्रेजेंट करेंगे? विंटर आरडी, हाँ, विंटर आरडी को ही आपको लगाना होगा। और जब हम बात करेंगे आप लोगों से अननोन, जो है अननोन मॉडल को लेकर, अननोन मॉडल जानते हैं क्या है यार? अननोन मॉडल जो है ना, रेसिप्रोकल मॉडल कहते हैं, इसी को पारस्परिक मॉडल कहते हैं, है ना। हाँ, अब मैंने आपको पढ़ाया था स्वार्ट्स। ये देखो आपको सामने मैच हो रहे हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है 1961 में, ये 1961 है, ये 1957 है। और विकासात्मक मॉडल तो मैंने आपको बताया ही है। हाँ, 1955 आपका बेरुस्टीन और लोरा का नाम आता है ना, यह आपको ध्यान रखना है। विकासात्मक मॉडल में एरिक्सन का भी नाम आता है। एक प्रश्न इसी का पेपर में था, आया था कि एरिक एरिक्सन का कौन सा मॉडल है, तो विकासात्मक उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा विकासात्मक मॉडल में व्याख्या भी किया था कि यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लॉवी का नाम आता है और बेरुस्टीन का भी नाम आता है, और ये 1955 आपने सही बताया है। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल भी आपको मालूम है, सामाजिक पॉप गेशल, हाँ बता रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सामाजिक लक्ष्य का मॉडल पापेल एंड रोथमैन का है, 1966 का है ना, सामाजिक लक्ष्य का मॉडल में। लेकिन अगर आप लोगों से प्रश्न में अगर यहाँ पे दिया नहीं है पापेल एंड रोथमैन का नाम, तो आपको मैं बता दूं कि गेशल कोनफ्का और विंस का भी नाम देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे इनको सीधा सीधा मैच करा सकते हैं, ठीक है। मनोसामाजिक चिकित्सा का एक मॉडल है, वो अल्पोर्ट का नाम आता है, अल्पोर्ट का भी नाम आता है। और एक विकासात्मक मॉडल है जो एरिक्सन का भी नाम आता है, ठीक है। तो ये मेरे समझ से सब सामने सामने मैच हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, और इसलिए आपका ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको बता दूं कि एम्स में भी देखने को मिल सकते हैं, एम्स मेडिकल सोशल वर्क में भी ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं आप लोगों को। एमपी सेट सोशल वर्क की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जिसका एग्ज़ाम जो होने का हो, वहाँ पे भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। यूजीसी में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। एक यूनिट के रूप में भी आ सकता है ये प्रश्न, है ना, एक इकाई के रूप में भी प्रश्न हमें देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन स्वीकृति की अवस्थाएं हैं? स्वीकृति की अवस्थाएं की बात किया, इसको बोला था अनुमोदन, है ना, अनुमोदन को एक्सेप्टेंस कहा जाता है ना। तो ज़रा आप मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। क्या आप यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूँ, स्वीकृति की अवस्था एक अस्वीकृति, एक क्रोध है और मोल तोल है। एक बार आप इंग्लिश भी देख लीजिए ताकि आपको और आसान हो जाए, ठीक है। देखो एंगर लिखा हुआ है, ठीक है। मोल तोल में अगर हम बात करें तो बार्गेनिंग की बात हो रही है, और उसके बाद जो है डिनाइल की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? किससे रिलेट करेगा ये स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस? ये बेसिकली एक्सेप्टेंस का है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जब ना एक्सेप्टेंस में जो स्टेजेस होती हैं, जैसे हम किसी जैसा सेवार्थी वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, तो उसके अंतर्गत जो है ना, हमें 5 अवस्थाएं देखने को मिला था। एक कुबलर का नाम आता है, कुबलर रॉस ने, इन्होंने ऑन डेथ एंड डाइन करके 1969 में, ठीक है, ऑन डेथ एंड डाइंग 1969 में किताब लिखा कुबलर रॉस ने, और उसमें इन्होंने कुल 5 स्टेजेस बताए थे। बेसिकली ये दुख के 5 चरण के रूप में रिप्रेजेंट हुआ कुबलर रॉस के द्वारा। तो एक को कहा गया इनकार, और जो इनकार है ना, वही डिनाइल होता है, वही अस्वीकृति होती है इसको। दूसरे को बोला गया क्रोध, तीसरे को बोला गया बार्गेनिंग, चौथे को बोला गया आपका डिप्रेशन, 5वें को बोला गया स्वीकृति या स्वीकार कह लीजिए,
ये 5 अवस्थाएं जो हैं स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस की हैं, है ना, याद रखेंगे। स्टेप ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। 5 अवस्थाएं जो है बेसिकली देखने को मिलता है। और ये बेसिकली हम इसमें ये होता है ना कि शिवार्थी जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेंगे, है ना। हाँ, तो ये 4 ये लाइक उसी के सेंस में होंगे कि उसको क्रोध होगा या फिर वो मना करता है, ये मतलब ये समझ नहीं नहीं में नहीं, आया। मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, ये बेसिकली ना, इस जब स्वीकृति के चरण देखने को मिलता है तो हम जो यहाँ पे इनकार शब्द देख रहे हैं, डिनाइल शब्द, हम वास्तविकता की झूठी भावना से चिपके रहते हैं, है ना, और हमें इसको दूर करने के परिप्रेक्ष्य में है ना, ये जो मॉडल है। एक क्रोध है, गुस्सा है, किसी और को दोष देने की आवश्यकता को रिप्रेजेंट करता है। बार्गेनिंग है, एक व्यक्ति आशा करता है कि वे दुख के कारण से बच सकते हैं, बार्गेनिंग की बात करता है, क्या बात है या जीने की परेशानी क्यों है, ठीक है। इस तरीके की बात अवसाद की बात होती है। स्वीकृति में सत्य वास्तविकता को अपनी अस्थाई वास्तविकता के रूप में जब स्वीकार करता है तो वो चीज़ें देखने को मिलती है हमें, है ना। तो ये शब्द जो है हमें देखने को मिलते हैं इनमें। बेसिकली जब हम बात करें इसकी तो ना, एक साइकिल के रूप में ये है, एक साइकिल के रूप। ओके, बुरी खबर की प्राप्ति, है ना, वह बुरी खबर है तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली क्या है, आपकी एंगर ही है, क्रोध ही है। वो आपका वह जो है रिलेट जो करता है वो क्रोध को ही रिलेट करता है। मैं इसका अभी आप लोगों को फ़ोटो भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, आप इसको एक बार देख लीजिए कि क्या क्या इसकी मीनिंग बताई गई है इसमें, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे आपको जैसे इसकी टोटल अगर जब साइकिल की बात करता है ना तो ये 5-7 स्टेजेस से होकर गुजरता है, 7 मतलब उससे स्टेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है नॉर्मल एक्सेप्टेंस साइकिल में, नॉर्मल एक्सेप्टेंस, ठीक है। और उसके बाद आता है रिसेप्ट ऑफ बैड न्यूज़, फिर उसके बाद आता है डिनाइल जिसको हम लोग बोल रहे हैं अभी इनकार, फिर उसके बाद आता है एंगर, फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन, फिर बार्गेनिंग, फिर एक्सेप्टेंस। ये साइकिल से चलता रहता है ये चीज़ें, है ना। हाँ, ये साइकिल एक चक्र में चलता है ये, है ना, ये ध्यान रखना। और बाकी तो 5 स्टेजेस होते हैं, कोबलर रॉस के मॉडल के नाम से जाने जाते हैं ये, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे। सही जवाब तीनों होगा, ABC जो जाएगा वही करेक्ट होगा। और ABC अगर हम बात करें, देखिए 3rd ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन सही चला जाएगा आपका। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम समाज कार्य विद्यालय विभाग की स्थापना हुई है। काशी विद्यापीठ। आपने कहा कि काशी विद्यापीठ जो है 1947 करेक्ट माना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1947 माना जाता है। काशी विद्यापीठ समाज विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है ये। और जब बात हम करते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की तो 1946 आता है। हाँ, जब हम लखनऊ समाज कार्य की बात करते हैं तो वह आपका 1949, वेरी गुड। और जब हम बात करते हैं बड़ौदा की 1950। तो 51 में भी था ना, आगरा था ना शायद 51। आगरा 55 था, आगरा आपका 55 था। मद्रास की बात करेंगे तो 1952 हो जाएगा, है ना। तो ये हैं थोड़े से आप लोगों को ध्यान रखने होंगे इनके बारे में। टाटा इंस्टीट्यूट को तो मालूम होगा आपको। आगरा 1955 है, 1955 लिखा है आपने। नहीं नहीं, करेक्ट कर लीजिए आप लोग, 55 है, 1955 नहीं है, करेक्ट कर लीजिए। टाटा इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1936 है। ठीक है, तो जब पहले जो इसके निर्देशक रहे हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर मर्सर्ट, बिल्कुल। स्थापना किसने किया है इसकी? सर इन्होंने दादा वो सर दोराबजी टाटा। हाँ हाँ, सर दोराबजी टाटा जहांगीर दादा भोय इनका पूरा नाम है।
तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। समुदाय संगठन की विधि का उद्देश्य क्या बन सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो एक बदलाव लाने के लोगों को निमुक्त करना और बदलाव के नेतृत्व के लिए लोगों को संगठित करना, हाँ, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। और कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना नहीं, ये देखिए एक विधि के उद्देश्य पूछे गए हैं ना, आप इस बात को ध्यान रखें, विधि के उद्देश्य। और अभी हम बात करेंगे इन पे। और फिर आपसे कह रहा है कि जन समूह का ढांचागत परिवर्तन के लिए गोल बंद करना। ये भी हुआ। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं सर लास्ट टाइम जो था उसमें तो था ना, ये क्या? समुदाय में ही तो था, गोल बंद करना परिवर्तन से रिलेटेड। नहीं, देखिए वो प्रश्न कुछ और था। यहाँ जब प्रश्न है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करें, सामुदायिक संगठन विधि का उद्देश्य, है ना। और इस प्रश्न में जो आप लोगों से बात किया जा रहा है, सामाजिक आवश्यकताओं और अयोग्यताओं की रोकथाम और समाप्ति के परिप्रेक्ष्य में है ना। और आपको मैं बता दूं, एक बार इंग्लिश भी देख ले ताकि आपको और आसानी हो जाए। तो आपको इंक्रेजिंग की बात करता है सभी को, है ना। ऑर्गेनाइजेशन पीपल टू द लीड ऑफ चेंज की बात करता है। इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, ये विधि है, मेथड है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना करेगी स्कीम। और मोबिलाइजेशन स्कीम को तो इम्प्लीमेंट तो करती है ना कम्युनिटी में, कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं इम्प्लीमेंट करती। देखिए, आपको मैं बता दूं, आप सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसका मतलब होता है कि समुदाय और समूह के लोगों को आपस में मिलकर कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाना और उसमें क्रियान्वयन के लिए उपाय और साधनों को निश्चित करना होता है। किसी समुदाय से संबंधित कोई भी प्रतिक्रियाएं हैं तो वहाँ पर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है और शक्ति और योग्यता का विकास भी करता है। तो मैं कहूँगा, वाले में आ जाएगा क्या, मतलब जैसे कम्युनिटी में ही अभी आप बात सुन लीजिए, इसका मतलब ये बनता है कि लोगों की उसकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानना है और आवश्यकताओं की पूर्ति में उसकी सहायता करना है। उत्तम प्रकार से इसको हमें जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ देना है। परंतु आप जो बात बता रहे हैं वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, एक तरफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन विधि मेथड, जो आप उस मेथड को लगाते हैं, है ना, उस मेथड का उद्देश्य है, यानी ऑब्जेक्टिव है। बात को समझिएगा। तो ऐसे कंडीशन पर अगर मैं बात करूं तो आप कह रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम की भी भूमिका आती है। देखिए, अगर जब हम कहीं डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं, लिखने वाली जब बात आती है तो हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयोग अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप कह रहे हैं EBCD होना चाहिए, तो वो किसी ऑप्शन में EBCD दिया भी नहीं है। बात को समझिए आप लोग, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में, हाँ, यहाँ जो जन समूह की ढांचागत परिवर्तन के लिए गोलबंद करना, ठीक है, गोलबंद करना, वो बेसिकली उद्देश्यों को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। मेथड के उद्देश्य में कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना, ये भी नहीं होगा। तो इसको आप ना, ये बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि हमें केवल एक यूनिक के रूप में देखना है, एक मेथड के रूप में देखना है। मेथड आपका करेगा कि भाई बदलाव लाने से, जहाँ लोगों को नियुक्त करना यानी इंक्रेज करने की बात करेगा। फिर बदलाव के नेतृत्व के लिए लोगों को संगठित करेगा। तो इसकी ज़्यादातर जो विधि होती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, वो नेतृत्व पे बात करता है और इंकरेज करने की बात करता है। व्यवहार में कोई परिवर्तन वगैरह हो जाए, इसमें कोई वो चीज़ें नहीं, मतलब टोटली मिला जुला के मोबिलाइजेशन में जो मैस है फॉर द स्ट्रक्चर चेंज, संरचनाओं को चेंज में इसकी भूमिका नहीं है, ना ही वेलफेयर स्कीम में इसकी कोई भूमिका है, ठीक है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो आपने दिया है A और B, वही आपका सही जाएगा, बाकी और ऑप्शन सही नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर A और B देखें तो B है, ऑप्शन नंबर A है, जो आयोग ने भी इसको माना है, आयोग ने भी इसको माना है, ठीक है। आप देखेंगे अगर उसका आंसर की, तो आपको मिलेगा 59 और 95। देखिए 59 और 95 दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर, है ना।
बात करते हैं अगर हम लोग समाज में सामान्य रूप से विचलन और विशेष रूप से अपराध को नियंत्रित करने के लिए निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं, संपूर्ण दायरे को क्या कहेंगे? तो क्या ये सामाजिक रक्षा होगा, सामाजिक नीति होगा कि सामाजिक सुरक्षा होगा, सामाजिक कल्याण होगा? सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण। देखिए आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, समझने का प्रयास करें। सामाजिक कल्याण सामाजिक कल्याण की बात अगर मैं करता हूं तो कहता है कि नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक समर्थन देना और समाज कल्याण की बात करना। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस प्रश्न को आप समझिए कि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने की बात करता है ये, और समर्थन देने की बात करता है, जो कि क्वेश्चन में कहीं आवश्यकता की पूर्ति को जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट नहीं किया गया और ना ही आवश्यक समर्थन देने की बात की गई, तो इसलिए इसको आप काट दीजिए। सामाजिक सिक्योरिटी कह रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा को लेकर। सामाजिक सुरक्षा योजना और सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय में अथवा उस समय जब उसकी कमाई कम हो जाए और मृत्यु दर और या विवाह में होने वाले जो अतिरिक्त व्यय होते हैं उसकी पूर्ति के लिए भी लाभान्वित जैसी प्रतिक्रिया शामिल होती है। तो मैं कहूँगा कि इसमें एक शब्द याद रखें, सामाजिक बीमा योजना, जो सामाजिक सुरक्षा को रिप्रेजेंट करती है। बात ये नहीं है, बात है ये कि समाज में सामान्य रूप से विचलन और विशेष रूप से अपराध को नियंत्रित करने के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ निवारण भी हो रहा है, उपचारात्मक भी हो रहा है, पुनर्वास की सेवाएं भी हो रही हैं। अगर मैं सोशल पॉलिसी की बात कर लूँ, सामाजिक नीति घोषित सामाजिक उद्देश्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने में सहायता संसाधनों या साधनों और पद्धतियों की जो कार्य रणनीति होती है वो सोशल पॉलिसी होती है, जो कि ये भी नहीं है। सामाजिक डिफेंस, जिसको आप सामाजिक रक्षा कहते हैं, सामाजिक प्रतिरक्षा प्रयोजन एक ऐसे सामाजिक दोष से है जो समाज की रक्षा करने से, जो कानून भंग करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी कार्यवाहिनियों से को पैदा करता है। यहाँ पे सामाजिक प्रतिरक्षा बाल अपराध या अपराध के निवारण, नियंत्रण, कामगार में कल्याण सेवाओं से मुक्त की देखभाल के परिप्रेक्ष्य में होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला मैच हो रहा है, जो निवारण, उपचारात्मक और पुनर्वास जैसे संपूर्ण दायरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केवल आपका जवाब जो जाएगा वो पहला वाला सही रहेगा, बाकी सारे गलत रहेंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, आप गिवन आंसर को ना देखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो पहला वाला जाएगा, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, आयुष्मान भारत के बारे में। देखिए ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, अच्छा सवाल है आपके सामने। तो एक बार जरा मुझे इस सवाल का भी जवाब आप लोग बताएं, क्या इसका करेक्ट होना चाहिए, है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ओके, आयुष्मान भारत जो है ना, स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय के द्वारा 1947 में देखने को मिलता है हमें। कहीं कहीं यही प्रतिक्रियाएं जब स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की बात आती है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है, जो ये रिप्रेजेंट करता है 23 सितंबर 2018 को। जब बात करते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की भूमिका आती है, जिसकी नाम भी परिवर्तित हुआ है। अब ये नाम परिवर्तित हुआ है, ये नाम जो आया है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय 1998 में आया है, और आप देख रहे हैं पहले पर दिया गया है। जब हम बात करते हैं इस योजना के बारे में तो यह योजना है 2017 की। उस्ताद के बारे में बात करें तो ये अल्पसंख्यक मामलों की मंत्रालय है, और यह मंत्रालय अगर मैं आपसे बात करूं तो 29 जनवरी 2006 को है। और उस्ताद जो आया है ये बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से तो 14 मई 2015 को आया है, 14 मई 2015 को आया है। राष्ट्रीय शिशु सदन योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली 1975 का है, और ये आपको पता चल रहा होगा जिसकी स्थापना 1985 में हुआ था। 30 वॉइस ही चला गया और आपको कॉल भी कर रहे हैं, आप उठा नहीं रहे हैं। हाँ, स्क्रीन भी नहीं आ रही। ओके स्क्रीन भी चली गई। बाल विकास मंत्रालय है ना, तो इसकी स्थापना तो आपको मालूम है 1985 में है, और इस मंत्रालय का अपडेट जो आप लोग को देखने को मिलता है 30/7/2006। ठीक है, तो याद रखेंगे। सही जवाब अगर हम मैच करेंगे इसका तो पहले का तीसरा गया है, और दूसरे का अगर हम बात करें तो एक गया है, जो ऑप्शन नंबर सी को मैच करेगा, थर्ड को, है ना, थर्ड मैच करेगा।
चलिए एक बार और प्रश्न देख लीजिए। अभिकथन दिया गया है कि सामाजिक सामूहिक कार्य का व्युत्क्रम प्रतिमान मुक्त व्यवस्था सिद्धांत मानवतावादी मनोविज्ञान और अस्तित्ववादी परिपेक्ष पर आधारित है। सही बात है, सत्य है। जो सोशल ग्रुप वर्क का व्युत्क्रम प्रतिमान है वह मुक्त व्यवस्था सिद्धांत और मानवतावादी मनोविज्ञान और अस्तित्ववादी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम थ्योरी, और अगर हम बात करें तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और एक्जिस्टेंशनल पर्सपेक्टिव, इन तीनों चीज़ों के बारे में रेसिप्रोकल मॉडल सोशल ग्रुप वर्क पर बेस्ड है, और ये बात ट्रू है यानी सत्य है। ठीक है, बात करते हैं अभी कारण को लेकर, या दूसरा कथन भी ले लीजिए यहाँ पे कि सामाजिक समूह कार्य एक उपचारी मॉडल सामाजिक अंतःचेतना के क्रमादेशन, जैसा कि आपको पता भी है, जो कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है और सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। क्या ये बात आपको लगता है कि ये जो उपचारी प्रतिमान है, सामाजिक अंतःचेतना का अनुदेशन है, उत्तरदायित्व है, सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है, क्या ये सामाजिक समूह कार्य इन पर आधारित है? ग्रुप वर्क, बड़ा अच्छा सवाल है, समझना जरूरी है आप सभी के लिए। बताएं क्या इसका सही जवाब होगा? सर है आधारित। देखिए नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है रेसिप्रोकल मॉडल के ऊपर वाला था। रेसिप्रोकल जब मॉडल ऊपर वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि प्राथमिकता आपको इंग्लिश की दी जाती है। जब ये रेसिप्रोकल मॉडल इस पे बेस्ड हो गया, तो आप बताइए रेसिप्रोकल मॉडल और क्या इस पर बेस्ड होना चाहिए? अगर और होता तो बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल चेंज, कॉन्शियस और जो भी चीज़ें हैं इनको नहीं देना चाहिए था। इसने दो बातों, मतलब एक मॉडल के बारे में दो बातें बताना कोशिश कर रहा है। जो ऊपर वाला सत्य है, जो कि नीचे वाला असत्य है। कारण ये है कि अगर ये बात होती तो ये पहले में लिख दिया होता, दूसरे में लिखने की क्या ज़रूरत थी उसे? और दूसरा लिखने का मतलब ये था, ये प्रक्रियाएं बेसिकली जो है रेसिप्रोकल मॉडल की नहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं सामाजिक क्रिया का। किसकी बात है? हाँ, सोशल एक्शन की बात है। ये बात जो है सोशल एक्शन की है। हाँ, तो ये सोशल ग्रुप वर्क का नहीं है, सोशल एक्शन का है, तो इसलिए ये गलत है आपका। पहला वाला सही है आपका। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनके बारे में, तो सोशल तो वो इसी का। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पहला सही है, दूसरा गलत है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन थर्ड मैच हो रहा है। अब देखिए एक प्रश्न और हमारे सामने है, और ये प्रश्न कह रहा है परिकल्पना परीक्षण के लिए कुछ चरण बनाए जाते हैं हाइपोथेसिस के लिए। और बिल्कुल सही बात है, कुल टोटल 5 चरण है। मैं आपको बता दूं, एक आपका स्पेसिफिक द नल हाइपोथेसिस है ना, जैसे कहला कि अगर हम आप लोगों से बात करें यहाँ पे, तो परिकल्पना निर्धारित करना भी होता है, फिर उसके बाद उपयुक्त सार्थकता का स्तर निर्धारित करना होता है, फिर परीक्षण मानदंड को भी निर्धारित करना होता है, फिर अगर हम बात करें तो परिगणन करना भी होता है और निर्णय लेना भी होता है। तो सारे यहाँ पे हैं आपके, है ना। अगर हम बात करें निर्दिष्ट करना, वैकल्पिक हाइपोथेसिस निर्दिष्ट करना, उसके महत्व की बात करना। हाँ, तो अच्छा, हाँ यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज बनाना है, ठीक है। तो बट यहाँ पे तो सारे हैं, परंतु अगर हम आपसे सीक्वेंस के रूप में लेते हैं तो कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा? और सीक्वेंस ही है यहाँ पे, सीक्वेंस ही है ऑप्शन नंबर। हाँ, ABCDE ही है, सीक्वेंस ही दिया गया है ना, यही सीक्वेंस है। आप लोग एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए ताकि और आपको आसानी हो जाए, है ना। तो आप देख लीजिए, सेट ऑफ जो होगा हाइपोथेसिस होता है पहला, फिर सेट ऑफ जो अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल सिग्निफिकेंस लेवल होता है, टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्यूशन की बात होती है, जहाँ पे गणना वाली चीज़ें आ रही हैं, फिर मेक डिसीजन की बात होती है। ये सारे एक क्रम दिए गए हैं, सीक्वेंस दिए गए हैं, ठीक है, अरेंज किया गया है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे ये प्रश्न को। जब ये प्रश्न आए हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेकर, यह हाइपोथेसिस टेस्ट परिकल्पना परीक्षण की बात कर रहा था आपसे, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अरेंज फिर करना है आप लोगों को, है ना। अब वो आपको व्यवस्थित बनाना है कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जो व्यवस्थित क्रम में होंगे। आपको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके इस प्रश्न का जवाब देना है। तो ज़रा एक बार बताएं कि इसका सही जवाब किस तरफ जाएगा। सर एक बार इंग्लिश दिखा दो। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए क्या चीज़ आनी, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं
क्या मोटिवेशन करेक्ट होना चाहिए? सबसे पहले आप मोटिवेशन देना उचित समझेंगे? बताओ क्या करना है। कोई काम करने से पहले आपको मोटिवेशन देना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप ई को ही लगाएं। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो संदेश संयोजन हो रहा है, कंपोजिशन मैसेज को, तो आप इनको आप यहाँ पे रखें। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका मैसेज इनकोडिंग की बात हो रही है, तो उसके बाद आप इनकोडिंग को आप लोग रख लीजिए। फिर उसके बाद आप मीडियम को रख लीजिए, और फिर उसके बाद आप हाँ, मीडियम को रखने के बाद आपने सॉरी यहाँ पे हमने क्या बनाया था, बी, और फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डी रख लीजिए। अब ये ऑप्शन अगर आप जिसमें मिलेगा, यही बेसिकली क्रम ही होता है। एनकोडिंग आई थिंक थर्ड नहीं होगा, ट्रांसमिशन पहले नहीं आएगा। मीडियम से पहले आप कह रहे हैं कि एनकोडिंग को लेना है ना? जी मीडियम से पहले आप एनकोडिंग को लेना चाह रहे हैं, मीडियम से पहले। जी तो सी से पहले बी तो है। आप कोडिंग लेना चाह रहे हैं मैं मीडियम से पहले, कि मीडियम को लेना चाहते हैं कोडिंग को पहले? कोडिंग पहले आए, मीडियम मीडियम पहले आएगा ना, मीडियम नहीं नहीं आएगा नहीं, तो मीडियम फर्स्ट फिर होगा। देखो, एक कोडिंग होता है, एक इनकोडिंग होता है, एक डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग आता है, वो डिकोडिंग होता है ना कि इनकोडिंग। ये सही है आपका, है ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर किस में मैच हो रहा है, ई ए बी सी डी, बी सी डी ऑप्शन नंबर देखिए मैच, थर्ड तो मैच हो रहा है, थर्ड आपका सही तरीके से मैच हो रहा है, और यही ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। एक विशेषीकृत औसत है जो किसी अवधि के दौरान संबंधित चर समूह में परिवर्तन का मापन करने के लिए तैयार किया जाता है। क्या सूचकांक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, जो नंबर इंडेक्स होता है सूचकांक, वो संख्या या डेटा के समूह में होने वाले परिवर्तन को गिनना और उन्हें संग्रह करने के लिए एक सांख्यिकी पद्धति होती है, और यह डेटा किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, वह बेसिकली सूचकांक होता है। तो वही प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सूचकांक है वह एक विशेषीकृत औसत है जो किसी अवधि के दौरान संबंधित चर समूह में परिवर्तन का मापन करने के लिए तैयार किया जाता है, वो सूचकांक होता है, ना कि मीन, ना ही माध्यिका, ना ही बहुलक, है ना? बाकी आप यहाँ पे प्रश्न ही देखिए, परिवर्तन के मापन की बात हो रही थी। अब परिवर्तन की मापन ना ही मीन में आएगा, ना ही माध्यिका में, ना ही ये, जी सर। ठीक है। सूचकांक। हाँ, बेसिकली औसत में तो आप जानते ही हैं क्या होता है कि वेरिएबल को आप काउंट कर लीजिए, योग कर लीजिए, फिर उसको जितनी वेरिएबल दिए गए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। माध्यिका में मीडियम के नंबर जो होते हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। दी गई संख्याओं में जब अधिकतम बार आती है कोई संख्या पद में बार बार, तो उसको बहुलक कह दीजिए। प्रश्न ये था कि संबंधित वेरिएबल में जो परिवर्तन का मापन करने की बात होती है या विशेषीकृत औसत की बात हो रही है, तो वो इंडेक्स होता है। कहीं कहीं औसत को बेसिकली बहुत बच्चे मीन को लगा देते हैं। हाँ, औसत सही है, लेकिन ये प्रश्न जो मापन के परिप्रेक्ष्य में है, तो इसलिए ये सही नहीं होगा मीन। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही जाएगा। संप्रेषण एक डैश है जहां कम से कम दो अननोन कारक सामान्य चिन्हों के समूह तथा सामान्य संकेत वैज्ञानिक नियमों को साझा करते हैं। एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज। ओके, तो आप यहाँ पे एक्सचेंज द आइडियाज़ कह रहे हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि देखिए, यह जो आपका जवाब जाएगा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अच्छा सवाल है हम लोगों के लिए। सही जवाब आपका जो जाएगा सामाजिक अननोन क्रिया जाएगा, इंटरेक्शन जाएगा। तो संप्रेषण एक जो होता है ना, सामाजिक इंटरेक्शन होता है, सामाजिक अननोन क्रिया होती है जहां कम से कम दो अननोन कारक सामान्य चिन्हों के समूह और सामान्य संकेत वैज्ञानिक नियमों को साझा करते हैं, और यही ऑप्शन आपका सही चला जाएगा फिर, है ना? सोशल इंटरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। जो सोशल कोहेंशन एक शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द आप लोग पहले खूब प्रश्नों में आते थे, अब तो बहुत कम आता है। बट सामाजिक एकता के अकेले रहने के बजाय एक समुदाय में रहने की बात करता है ये प्रक्रिया, ये शब्द रहना पसंद करता है, क्योंकि मानव समाज या उसके किसी भी उपखंड को निरूपित करना या उससे संबंधित कोई क्रिया को संचालित करना सामाजिक समंजस कहा जाता है। आपका यही सही जवाब हो जाता है उस परिप्रेक्ष्य में। बाकी भावभंगिका जो होती है, मुद्रा होती है, वो गेस्चर होता है, वो फिजिकली मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना? तो वो तो दिख जाता है, जाहिर सी बात है। और विचार विमर्श, आइडियाज़, विनिमय की बात अगर हम लोग करें, तो जो सामान्य चिन्ह और समूह और सामान्य संकेत वैज्ञानिक नियमों को साझा नहीं करता है, आइडियाज़ वगैरह भी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो है डी वाला ही जाएगा यहाँ पर। बात करें
देखिए ये विद्वान है, सोशोलॉजी का बड़ा फेमस विद्वान है, जीएस घुरई। इसने कहा कि समाज की कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था में निरूपित की गई है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या आप कहना उचित समझेंगे? एक तो देखिए समाज का खंडीय विभाजन अगर हम बात करें, ये जाति व्यवस्था का पार्ट बन जाएगा। और सामाजिक आदान प्रदान एवं खान पान का पदानुक्रम को सामाजिक प्रतिबंध की बात करें तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये दो बातें हैं जो जीएस घुरई के अकॉर्डिंग विशेषता बताई गई जाति व्यवस्था के बारे में। नागरिक और धार्मिक आहारता को लेकर यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें तो इनके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरई। इन्होंने जो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया पर एक किताब लिखा सन 1932 में। और इन्होंने द शेड्यूल ट्रिब्यूज करके भी एक किताब लिखा था, द शेड्यूल ट्रिबल करके था एसटी पर, और ये 1963 में लिखा था। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पर एक किताब लिखा था इन्होंने 1961 में। और एक, हाँ एक बार म्यूट हो जाइए। सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन की बात अगर हम करें तो 1962 में इन्होंने एक किताब लिखा था। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस किताब रही है तो इनकी सबसे ज़्यादा अगर जो पेपर में पूछा जाता है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पूछा जाता है 1961 वाली, है ना। और उसी से संबंधित ये प्रश्न है जाति व्यवस्था के निरूपण में कि समाज को खंडीय विभाजन एक इन्होंने बताया, और एक इन्होंने बताया कि सामाजिक आदान प्रदान एवं खान पान का पदानुक्रम सामाजिक प्रतिबंध बताया था। ये आपका सही हो जाएगा। ए और सी, विवाह का एवं व्यवसाय का वर्ण बिल्कुल है ही नहीं। ए और सी अगर हम बात करेंगे आप लोगों से तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। भारत में नवजात शिशु द्वारा स्तनपान कराने के लिए कौन सा कथन सही है? बताएं एक बार कि भारत में नवजात शिशु द्वारा स्तनपान के बारे में कौन सा कथन सही है? सर बी और सी। बी और सी आप कह रहे हैं। सी होगा। देखिए एक तो स्तनपान कराने में देरी की जाती है, बात को समझिएगा। ये भारत में बात हो रही है, नवजात शिशु और स्तनपान कराने में कौन सा कथन सही, आपके अपने विचार को यहाँ पे प्रकट करना है, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही रहेगा। और माँ का जो पहला दूध होता है अशुद्ध माना जाता है और उसका स्तनपान नहीं कराया जाता है। क्या ये बात से आप लोग सहमत हैं? नहीं सर, ये ना अशुद्ध बता रहा है इसको, अशुद्ध माना जाता है। मेडिकल लाइन में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। अशुद्ध बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, जो कि ये मेडिकल लाइन में बोला जाता है ना। तो ये आपका सही है। पहले 24 घंटे के भीतर स्तनपान और नवजात मृत्यु दर के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है, ये जो कि आपका गलत हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? यहाँ पे केवल आपका जो जाएगा वो ए और बी ही जाएगा ऑप्शन, बाकी आपका जो यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, ये करेक्ट माना जाएगा। तो ये आपके विचार थे यहाँ पे। और पहले 24 घंटे के भीतर स्तनपान और नवजात मृत्यु दर के बीच में व्युत्क्रम संबंध होता है, ये ऐसा नहीं होता, ये गलत जवाब है। और बाकी अशुद्ध माना जाता है और स्तनपान कराने में देरी भी की जाती है, ये बात भी सत्य है। दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं आपके, ठीक है। ये बात आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अब तो हॉस्पिटल्स में भी आधे घंटे के अंदर फीडिंग कराई जाती है, डॉक्टर खुद कराते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत जगहों पे होता है ऐसा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये बात सत्य भी है ना। अगर आप पूछेंगे तो आप किसी से भी पूछिएगा तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। यही बातें मानी जाती हाँ। है, लोकल में नहीं करने देते हैं, देखिए गांव में और वैसे में नहीं करवाते थोड़ा। हाँ, तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ना, ये जो स्टेटमेंट है आयोग ने भी इसको सही माना है, ए और बी को, है ना, ए और बी को। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों को फॉलो की जा रही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सामुदायिक विकास का प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? उन उपागम के बारे में बात किया है, अप्रोच के बारे में बात किया गया है ना। कौन कौन से उपागम हैं, कौन कौन से इसके उपागम हैं? सर और भी ऑप्शन है क्या नीचे? एक मिनट। भारत में नवजात शिशुओं का कथन, यहाँ पे ना आप लोग लगाइए ए बी सी, तीनों, तीन को तीन माना है इन्होंने, आयोग ने 3 माना है, ठीक है, तीनों माना है। ये वाला भी ऑप्शन माना है इसने कि ये सही है। पहले 24 घंटे के भीतर स्तनपान और नवजात मृत्यु दर के बीच जो है व्युत्क्रम संबंध होता है ना।
तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ABC ये तीनों आपके सही जाएंगे यहाँ पर, ये माना है आयोग ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सामुदायिक विकास के प्रमुख उपागम को लेकर बात किया गया है। उपागम कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप लोग। पहला पॉइंट है बाह्य, बहुकारक और आंतरिक संसाधन उपागम, 3 है। फिर दूसरा ऑप्शन में अगर आपको बात करें हम लोग, बाह्य कारक, बहुकारक और प्रतिक्रिया का उद्देश्य उपागम, और एक विशिष्ट विषय वस्तु और सामान्य विषय वस्तु और संसाधन, एक विशिष्ट सामान्य और प्रक्रिया। ये तो बड़ा इजी आ गया, कौन सा आप मानना चाहेंगे बताएं। सर लास्ट वाला। लास्ट वाला, लेकिन आपको लास्ट में नाम थोड़ी दे रखा है कि रोथमैन, आपने शायद रोथमैन को लगा दिया है ना, तो ये नाम नहीं दिया गया है। उपागम प्रमुख उपागम, प्रमुख उपागम बहुत कम ऐसे किताब अगर हमें मिलता है तो वो उसके अंतर्गत आता है ना, कि ये प्रमुख हैं इन विद्वान के द्वारा। जैसे हमने कहा कि भाई प्रमुख कुछ सिद्धांत होते हैं, तो प्रमुख कुछ सिद्धांत होने का मतलब ये हुआ केस वर्क में भी लागू होगा, वो कम्युनिटी वर्क में भी लागू होगा और ग्रुप वर्क में भी लागू होगा। तो वहाँ पर लेकिन नाम नहीं आएगा वो सिद्धांत का, है ना, कि भाई ये सिद्धांत इसने दिया। बिस्टिक ने केस वर्क में दिया है तो केस वर्क वही सिद्धांत ग्रुप वर्क में थोड़ी लागू कर सकते हैं, परंतु उसी के सिद्धांत जब प्रमुख के रूप में लेते हैं तो हम ग्रुप वर्क में भी लागू कर सकते हैं, कम्युनिटी वर्क में भी लागू कर सकते हैं। देखिए जो आपने थर्ड को बताया है यहाँ पे 4 वाले का ऑप्शन, यहाँ पे ये विषय वाला समान प्रक्रिया वाला, तो ये बेसिकली नाम पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है। और देखिए ये शायद वही लगाया गया है जो कि आयोग ने इसको गलत माना है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे सही जवाब जो जाएगा सामुदायिक विकास के जो प्रमुख उपागम है, आपका बाह्य कारक, बहुकारक और आंतरिक संसाधन उपागम को माना गया है। ये बात ध्यान रखिए। अच्छा ये होते हैं, ये होते भी हैं, है ना, ये होते भी हैं। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये मेजर अप्रोप्रिएट टू शो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या तो आप इसे ये कह लीजिए कि मेजर जो है अप्रोच टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे क्या देना उचित समझेंगे। सर तो मेजर अप्रोच टू कम्युनिटी डेवलपमेंट जी, ये वाले तीनों जगह अप्लाई हो जाएंगे जो एक्सटर्नल है। हाँ नहीं, तीनों में, ये तीनों में लागू होंगे, ये तीनों में लागू होंगे। तो ये एक्सटर्नल एजेंट मतलब बताना जरा सर, थोड़ा एक्सप्लेन करना इसको क्या रहेगा। देखिए ये मतलब बाह्य अभिकर्ता की बात हुई है। बाह्य अभिकर्ता एक उसमें जो है अपनी भूमिका निभा सकता है कम्युनिटी विकास में, जैसे जो नेतृत्व वाला है, जो लीडरशिप की भूमिका जो निभा रहा है, जिसको आपने नेतृत्व बनाया है ना, लीडरशिप वाला, तो वो अपनी भूमिका बाह्य कारक में रूप में आ सकता है। और वही भूमिका मल्टीपल एजेंट के रूप में भी हो सकता है। रिसोर्सेज अप्रोच, रिसोर्सेज तो होंगे ही होंगे, रिसोर्सेज तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये नाम आपका जो आएगा, ये करेक्ट जवाब जो माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहले को ही माना जाएगा। एक बार इंग्लिश भी इसको देख लीजिए ताकि आपको और स्पष्ट। अच्छा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, मेजर अप्रोच टू कम्युनिटी डेवलपमेंट का है, जो कि एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा और इनर हो जाएगा। इनर का मतलब हो जाता है आंतरिक वाला। इन सभी अप्रोच जो है लागू होते हैं इनमें। तो ये इसका नहीं कि मतलब कि ये केवल कम्युनिटी में ही रहेगा, ये तीनों में लागू हो सकता है, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें नीड बेस्ड अप्रोच के बारे में तो भी पार्ट बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करेंगे तो भी पार्ट बनेगा, पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करेंगे तब भी पार्ट बनेगा, पावर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच और वेलफेयर अप्रोच, राइट बेस्ड अप्रोच, ये सारे अप्रोच जो हैं आ जाते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार आप लोग लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पर आप लिखिए नीड बेस्ड, नंबर 1 पर जो आता है नीड बेस्ड, ठीक है, नीड बेस्ड अप्रोच। नंबर 2 पे आप लिख लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है। नंबर 3 पर आप लिख लीजिए पार्टिसिपेटरी अप्रोच। नंबर 4 पे आप लिख लीजिए असिस्ट बेस्ड, आकलन के आधार पे बेस्ड अप्रोच। नंबर 5 आप लिख लीजिए द पावर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। नंबर 6 पे आप लिख लीजिए क्या लिखा आपने, द पावर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। नंबर 6 पे आप लिख लीजिए वेलफेयर अप्रोच। नंबर 7 पे आप लिख लीजिए राइट्स बेस्ड, मतलब अधिकार बेस्ड। नंबर 8 आप यहाँ पे कर लीजिए इसको एक्सटर्नल जो है एजेंट अप्रोच, फिर मल्टीपल एजेंट अप्रोच, फिर इनर रिसोर्सेज अप्रोच। इन तीनों को आप शामिल कर लीजिए,
ये आपके जो है अप्रोच कहलाते हैं प्रमुख रूप में, या उपागम के रूप में जाने जाते हैं, है ना। इनको उपागम के रूप में जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यह अप्रोच देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सर फोर्थ पे क्या बताया आपने? फोर्थ में असिस्ट है, असिस्ट है, ठीक है। तो ये है, ये आप लोग देखे रहिएगा। ये आज का आपका कंप्लीट हो गया 2020 का। अब आपके गद्यांश आ गए हैं यहाँ पे, है ना। ये गद्यांश वाले प्रश्न हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको गद्यांश पहले मैंने पढ़ाया भी है कि आपको प्रश्न पढ़ना है फिर गद्यांश को करना है। तो कुल टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं, आप इजीली कर लेंगे उसे। तो मैं अभी इसका जो है क्वेश्चंस भी आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसे देखे रहिएगा, ठीक है। बाकी शाम को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब 2022 का सवाल, ठीक है। हाँ, 2022 का पेपर स्टार्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। ये नीचे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कुल टोटल आंसर। क्वेश्चन रह गया था ना, कौन सा? देखिए यहाँ नीचे आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को जो है ग्रुप में शेयर करूँ? ठीक है, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे जो आयोग ने दिया है ये वाला, ठीक है। तो ये 5/12/2021 को आया था, ठीक है। और 5 नवंबर को ये पेपर हुआ था, सॉरी 5 दिसंबर को हुआ था ना ये पेपर। तो 5 नवंबर नहीं, 5 दिसंबर को, सर अक्टूबर, हाँ दिसंबर में हुआ था, ठीक है, सब भेज दिया। ठीक है। चलो, तो ये रहेगा आप सबके लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक बार देखते हैं इनका क्या क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप में। नहीं, इसको मैंने देखा नहीं अभी, ठीक है, देख के बताता हूँ, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न था, ठीक है, आपने भेज दिया, अभी मैं देख लेता हूँ इसको। शाम के टाइम में इसको इस पे चर्चा कर लेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, अभी मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख